क्या होगा अगर भारत मतलब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर हासिल कर ले? ये सवाल ये सिर्फ कल्पना का नहीं है। ये एक ऐसी संभावना है जो पूरी दुनिया का जो पावर बैलेंस है उसे बदल सकती है। बिल्कुल। और इस डीप डाइव का मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि भारत को वीटो मिलेगा या नहीं, बल्कि ये समझना है कि अगर ये मिल गया तो इसका असल मतलब क्या होगा। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम इसके जियोपॉलिटिकल असर को देखेंगे, खासकर चीन और पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर। हाँ, और भारत के सामने आने वाली चुनौतियों को भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं और शुरुआत एक ऐसे तथ्य से करते हैं जो आज भी मतलब हैरान कर देता है। हमारे सूत्रों के मुताबिक 1950s के दशक में भारत को ये सीट एक तरह से थाली में सजाकर अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने ऑफर की थी, लेकिन हमने मना कर दिया। और उस मौके को समझने के लिए हमें पहले इस वीटो की ताकत को समझना होगा। ये सिर्फ किसी प्रस्ताव को ना कहने की शक्ति नहीं है। नहीं। अनुच्छेद 27 के तहत ये किसी भी स्थायी सदस्य को किसी भी प्रस्ताव को अकेले ही गिराने का अधिकार देता है, भले ही बाकी 14 सदस्य उसके पक्ष में हो। और यहाँ एक और चीज है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, डबल वीटो। हाँ, ये तो और भी ज्यादा शक्तिशाली तंत्र है। डबल वीटो, ये तो किसी जासूसी फिल्म जैसा लगता है। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत ही चालाक प्रक्रिया है। मान लीजिए कोई बहस होती है कि एक मुद्दा प्रक्रियात्मक है या मूलभूत। ओके। तो कोई भी स्थायी सदस्य पहले इस बात पर वीटो कर सकता है कि नहीं, ये मुद्दा प्रक्रियात्मक नहीं है बल्कि मूलभूत है। ये हुआ पहला वीटो। बिल्कुल। और फिर उस मूलभूत मुद्दे पर वो एक और वीटो कर सकते हैं। वाह, मतलब एक ही मुद्दे को 2 बार रोकने की क्षमता। और इसी जबरदस्त शक्ति को नेहरू ने ठुकरा दिया था। ये ठीक नहीं होगा, और इसीलिए उन्होंने चीन की कीमत पर सीट लेने से मना कर दिया। कुछ आलोचक तो इसे आत्मत्याग की पराकाष्ठा तक कहते हैं। और विडंबना देखिए, आज वही चीन भारत के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। सही। और इसी चीन के साथ हमें आज के जियोपॉलिटिकल समीकरण को देखना है। अगर भारत को वीटो मिल जाता है तो इसका असर बीजिंग से पहले इस्लामाबाद में महसूस होगा। सबसे सीधा असर दक्षिण एशिया पर। एग्जैक्टली। वीटो मिलते ही भारत कश्मीर मुद्दे को हमेशा के लिए संयुक्त राष्ट्र से बाहर कर सकता है। मतलब फिर कोई भी देश इस पर अंतर्राष्ट्रीय बहस शुरू ही नहीं कर पाएगा। ये तो पाकिस्तान की कूटनीति के लिए बहुत बड़ी हार होगी। बहुत बड़ी। लेकिन एक मिनट, अगर हम कश्मीर मुद्दे को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं तो क्या हम पाकिस्तान को एक कोने में नहीं धकेल रहे? एक ऐसा कोना जहां उसके पास परमाणु हथियारों के अलावा कोई और पत्ता ही ना बचे। ये तो बहुत खतरनाक लगता है कि इससे जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है, यानी परमाणु युद्ध का खतरा, वो कम हो सकता है। मतलब जब कूटनीति के रास्ते बंद हो जाते हैं तो देश अपने परमाणु हथियारों पर ज्यादा निर्भर हो जाता है। बिल्कुल। और अब बात करते हैं आतंकवाद की, जो सीधे तौर पर इसी से जुड़ा है। हाँ, और यहाँ चीन का रोल हमेशा से संदिग्ध रहा है। 1267 समिति में चीन ने बार बार मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों पर बैन लगाने से भारत को रोका है। वीटो पावर से ये समीकरण कैसे बदलेगा? यहाँ पारस्परिकता का डर, या जिसे रेसिप्रोसिटी ऑफ फियर कहते हैं, वो काम करेगा। अच्छा। वीटो मिलने के बाद भारत चीन से सीधे कह सकता है, अगर आप हमारे आतंकवादियों को बचाएंगे तो हम ताइवान या साउथ चाइना सी पर आपके प्रस्तावों को वीटो कर देंगे। ओह, ये तो चीन के लिए एक बड़ी रणनीतिक दुविधा होगी। बिल्कुल। लेकिन इस शक्ति की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। मतलब ये मुफ्त में नहीं मिलता। क्या कीमत है इसकी? पहली कीमत है पैसा। P5 सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए एक प्रीमियम देना पड़ता है। अनुमान है कि भारत पर हर साल अरबों डॉलर का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। और दूसरी कीमत तो शायद पैसे से भी बड़ी है, रणनीतिक स्वायत्तता। हाँ, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। मुझे लगता है भारत को अपनी सबसे बड़ी ताकतों में से एक की कुर्बानी देनी पड़ सकती है। अभी तो हम यूक्रेन हो या इजराइल, इन जैसे मुद्दों पर वोटिंग से दूर रहकर अपना एक अलग रास्ता बना लेते हैं। बिल्कुल। और P5 क्लब का सदस्य होने का मतलब है कि आप खेल से बाहर नहीं बैठ सकते। आपको हर बड़े वैश्विक मुद्दे पर एक स्टैंड लेना होगा। वो जो मल्टी अलाइनमेंट वाली आजादी है वो खत्म हो जाएगी। हाँ, आपको चुनना पड़ेगा, रूस को नाराज करना है या पश्चिम को। और यहीं एक और वैश्विक दुविधा सामने आती है। भारत का जो G4 समूह है, जिसमें जर्मनी, जापान और ब्राजील भी हैं। हाँ, वो कहते हैं कि नए सदस्य 15 साल तक वीटो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अफ्रीकी संघ तो वीटो समेत पूरी ताकत वाले 2 सीटें मांग रहा है। ऐसे में तो भारत फंस जाएगा। बिल्कुल। अगर G4 के साथ गया तो उस पर ग्लोबल साउथ को धोखा देने का आरोप लगेगा।
यही इस रास्ते की सबसे बड़ी चुनौती है। तो संक्षेप में कहें तो संक्षेप में वीटो शक्ति भारत को एक रूल टेकर से रूल मेकर में बदल देगी। ये एशिया में चीन के एकाधिकार को चुनौती देगा और पाकिस्तान की रणनीतिक क्षमता को सीमित कर देगा। तो इसका कुल मतलब यह है कि यह भारत के लिए एक अभूतपूर्व अवसर तो है, लेकिन यह कांटों भरा ताज भी है। हाँ, जिसके साथ बड़ी जिम्मेदारियां और खतरे दोनों जुड़े हैं। और इसी के साथ हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर भारत को G4 प्रस्ताव के मुताबिक बिना तत्काल वीटो अधिकार के स्थायी सीट मिलती है, तो क्या ये एक सच्ची जीत होगी या यह भारत को एक दूसरी श्रेणी का सदस्य, एक दंतहीन बाघ बनाकर रख देगा?